सत्तार साहब, मैं आपकी तरफ पढ़ूंगा। हज़रत सिद्दीक साहब के मुताबिक उनका मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है उस तक पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहुंचाया और सियासी जमातों ने पहुंचाया। आप इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ज़ुबैर साहब, एक तो बात है कि आप खुद भी बैरिस्टर हैं। जी सर। हज़रत सिद्दीक भी गालबन यही है ना? हाँ, गालबन के साथ मैंने कहा वो मियाँ सुहेल सामने बैठा हुआ है, वो भी वकील है। इफ्तिखार साहब सारी ज़िंदगी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखते हैं। बिल्कुल। मेरा काम ज़रा मुख्तलिफ है, मैं इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मुझे पॉलिटिकल डेवलपमेंट का भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी लोगों को है। आपको कानूनी हिसाब से आपको एक एज है, इनको सियासी तौर पर एज है। जी सर। उसमें ये चीज़ है कि आप जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हो ना, जी, तो हमने तो डॉक्यूमेंट्स पे अपनी ज़िंदगी गुजारी हुई है ना। ये जो फैसले हुए 2-3 की मैं बात करता हूँ, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लेना ज़ुबैर साहब। मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा और हज़रत सिद्दीक की सिफारिश भी डलवाऊँगा आपको, ठीक है? वो एक ये चीज़ है कि जो इमरान खान पे 3 केसेस हुए ना, जी सर। वो इद्दत का केस है, वो क्या खत जो कहता था पहले, खत कहता साइफर। हाँ, देखा ना आपने, याद करा। उन्होंने कहा तो हम खेलेंगे इसके साथ, खत और ये मखसूस नशिस्तों का। अच्छा, देखा जाए तो इद्दत का केस मैंने पहले ज़िंदगी में, हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, मैंने नहीं सुना, मेरे लिए एक नई बात थी। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि साइफर का केस जो था ना, साइफर का जो फ़ायदा उठाना था इमरान खान उठा चुका हुआ था। उसके बाद केस में जाने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी, मुझे नहीं समझ आती। ठीक हो गया, फ़ायदा उस उठा। मखसूस नशिस्तों में ये था कि वो जीत के आए हुए हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट जीत के आए हों। पीछे तो पीटीआई खड़ी थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मेरे सबको पता है। अब जिस तरह से इलेक्शन सियासी जमातों में होने चाहिए, वो कोई भी सियासी जमात उस तरह से इलेक्शन नहीं करवाती। मैं हूँ ना, मैंने कह दिया मियाँ को प्रेसिडेंट, मियाँ प्रेसिडेंट आ गया। ठीक, मतलब नवाज शरीफ प्रेसिडेंट है, तो जब हालात कोई टेढ़े होते हैं तो शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट बन जाता है। थोड़े से हालात और टेढ़े होते हैं कुछ और तरह के, तो मियाँ नवाज शरीफ खुद आए थे। ठीक सर। इसी तरह इमरान खान जेल में बैठा हुआ, कहता है बैरिस्टर गोहर को बना दो, सही, बैरिस्टर गोहर बन जाता। अब वो जो नशिस्तें उनको मिली हैं, वो नशिस्तें उसको ना मिलती तो किसको मिलती? उनका क्या फैसला होता है? ये बहाम सा था ना। हाँ जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो कानून को भी नहीं जानता, सियासत को भी नहीं जानता, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूँ। अब ये 2-3 केसेस थे, ये बनाने वालों पे डिपेंड करते हैं कि हर दौर में हमने ये देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ये नाम चल रहा होता है। अब इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट के पास मजबूत चीज़ें नहीं है क्या? सही। क्या कमज़ोर चीज़ों में आप आके इमरान खान को फेवर दे रहे हो कि जब इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो बूस्ट ही होगा ना जी। तो जिसने केस बनवाए हैं, इनके कहने पे केस बनाए गए हैं, उनको तरफ देखना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है सत्तार साहब की, जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि बेनिफिशियरी तो इमरान खान साहब ही हुए ना उन सारे केसेस के। अल्टीमेटली वो ये बात पहले भी कही जाती रही कि इसका सारा फायदा इमरान खान साहब को ही होगा और उनकी मकबूलियत में इजाफा होगा। सुहेल साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। आप ये बताइए कि जो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस फैसले के ज़रिए जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला था, आइन को रीराइट किया गया और जिस तरह से कहा जाता रहा कि जी 3 दिन का वक्त है आइन के अंदर और 15 दिन का वक्त दे दिया गया, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना एक मौक़िफ़ है कि क्योंकि उनके फ़ैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया तो इसलिए उस फैसले को रिवर्स करते हुए वो उनको दोबारा मौका दिया गया। इस पर आप क्या कानूनी राय रखते हैं? अभी आपके सामने डिस्कशन की हमारे लर्नेड सीनियर काउंसिल ने भी और इफ्तिखार साहब ने भी जी, मुझे ना एक एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, क्योंकि मैं इसको पॉलिटिकली नहीं देखता, मैं इसको प्योरली लीगल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो जहाँ तक बात है ना, मेरे जहन में आ रहा था रोनाल्ड ट्वर्किंग की एक थेरी है, इंटरप्रिटेटिव थेरी जी। वो थेरी क्या कहती है? वो थेरी ये कहती है कि हर चीज़ जो है ना वो लॉ के अंदर प्लेट में नहीं आपको मिलती कि एक एक चीज़ इची बिची जो है ना लॉ आपको बताए। जी जी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जुडिशल इंटरप्रिटेशन के ज़रिए से, जिसको उसने रेफर किया एज ए प्रिंसिपल। जुडिशल इंटरप्रिटेशन की बात की तो माजी में सुप्रीम कोर्ट ने ही पार्लियामेंट को बताया ना कि कितने बजे इलेक्शन होगा, किस तरह करवाया जाए, किस वक्त पे करवाया जाए, तो इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना। लेट मी कंप्लीट कि जो जुडिशल प्रिंसिपल्स है ना, बहुत सी लॉ के अंदर जो फ्लॉज हैं या लूप होल्स हैं उसको फिल करता है जुडिशरी जी। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये है कि जुडिशरी जो है अब कोई भी फैसला करती है, यू हैव अ राइट टू आइदर टू एग्री और आइदर टू डिसएग्री जी। लेकिन कुछ अगर आप माजी में देखें तो कुछ ऐसे फैसले एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर मार्शल लॉ को भी जो है वो लीगलाइज कराया गया। मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला मैटर है हमारे सामने,
इसी तरीके से जो स्टेट वर्सेस डोसो वाला मैटर है, ठीक है, आल्दो के अस्मा जलानी वाले केस में उसको ओवरटर्न कर दिया गया और वहाँ पर भी जो एक कंसेप्ट को यूज़ किया गया, जो कैल्सेंस की थ्योरी है उसको यूज़ किया गया, ग्रैंड नॉर्म के कंसेप्ट को इस्तेमाल किया गया। ग्रैंड नॉर्म क्योंकि एक प्योरली लीगल कंसेप्ट है, उसको आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि जो थ्योरी ऑफ नेसेसिटी थी उसको कहा गया कि ये चीज़ क्योंकि अब ज़रूरत बन चुकी थी, नज़रिया ज़रूरत थी, इस वजह से मार्शल लॉ या कूप को जो है ना वो जस्टिफाई किया गया। आल्दो के कैल्सन की थ्योरी ये नहीं थी, जस्ट ब्रेक डाउन कर दिया गया तो फिर तो लेकिन देखना खत्म कर दिया नहीं, मुशर्रफ को जो कहा गया कि 3 साल 2 जो चौ करो, वो क्या था? वो क्या था? ये जो मोज़ेज़ रात बड़ी कहानियाँ सुना रहे हैं, क्या इन्होंने उसको ये नहीं कहा कि 3 साल जो तुम चाहो करो? लेकिन सर किस मुल्क में कहा गया ना कि आप इंसाफ के निज़ाम को नहीं, किस मुल्क में कहा गया? इतनी इसने मिसालें दी हैं। मैं ताज़ा तीन मिसाल ये है, किसने कहा था करो, इजाज़त मिली? आज वही जजेस बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा। देखिए मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, आई रिस्पेक्ट द पार्लियामेंट एंड उस पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट की बिना पे उसकी जो पैदावार है कॉन्स्टिट्यूशन, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन द लॉस। जो भी फैसला होगा आई विल एक्सेप्ट इट। नहीं लेकिन सर अगर हम सिंपल सी बुनियाद पर बात करें, किस पे कि जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी 2 मिनट पहले बात की है कि बयानात इररिलेवेंट, वो पॉलिटिकल बयानात हैं। बात यहाँ पे लॉ की हो रही है, कवानीन की हो रही है, कानून को किस तरह पेश किया जाएगा। ये 8-3 का फैसला है, मुमकिन है ये 8-3 की बजाय 11 का फैसला हो जाए। फिर देखें कानून कुछ और है, मेरा स्टेटमेंट कुछ और है। मेरा स्टेटमेंट पॉलिटिकल है, उसके पीछे कोई कानूनी नुक्ता होना चाहिए। हाँ, अगर कोई अजीब किस्म का कानूनी, आपके बयान से ये तासुर ले सकता हूँ कि मुल्क में कोई इमरजेंसी नहीं लगने जा रही? एब्सोल्युटली नो, आई डोंट फील सो। देखें खराबी खुद पैदा की। जब मैं इसको कह दूं कि सदीक अजहर तू तो फारग है, तो सदीक अजहर के बाद आने वाले को भी कह दूं तू भी फारग है, तो कहेगा अच्छा ठीक है, सदीक अजहर ने शामी मुलाकात करेगा, यार मैं आधा जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, तेनू भी ले जाऊँ ने। तो ये मशवरा किसने दिया था? उन लोगों ने मशवरा दिया था जिनका आप तज़किरा कर रहे हैं, जिनका मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से कोई तल्लुक़ नहीं है। मुझे तो यही लगा कि जब मुझे कहा जाएगा कि आपको 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, जो पीछे मेरे खड़ा था, फिर उससे जो पीछे खड़ा था उसने कहा अच्छा ठीक है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर तो सर ये मुल्क मतलब इन सारी बातों से हम ये तो नहीं, जो फ्यूचर में मुल्क में होने जा रहा है, फ्यूचर हमारा है, पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने बहुत धक्के खाए हैं, पाकिस्तान के जो शॉक ऑब्जर्वर हैं बड़े तगड़े हैं, बहुत धक्के दिए गए हैं, कुछ नहीं होगा, अल्लाह फजल करेगा, पार्लियामेंट विल सर्वाइव। आई डोंट थिंक पर्सनली, इफ्तिखार अहमद नहीं मानता कि यहाँ पे कोई वो क्या लगने वाली जो आप कह रहे हो इमरजेंसी, आई डोंट थिंक दे विल बी एन इमरजेंसी। मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल में कबात भी आ सकती है और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें सख्ती होगी और होनी चाहिए। मसलन आज मैं DGI-SPR की एक ब्रीफिंग सुन रहा था और उसमें जो बात कह रहा था कि इस्तेकाम की खातर हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इसमें तो ये भी हमारे साथ होगा, मतलब जो लोग पाकिस्तान को डायनामाइट करना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान की सालमियत को ख़त्म करना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान की एक सरहद ड्यूरन लाइन को ही नहीं मानने को तैयार, हम इकट्ठे हैं उनके खिलाफ। सर वो तो कौमी सलामती का मामला ना, यही तो सवाल है। तो हम उसमें इकट्ठे हैं। अगर हम कौमी सलामती के मामले पे इकट्ठे हैं तो बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा।